सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम सेट 3 लेकर इस वीडियो में आए हैं। ठीक है, सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे सारे क्वेश्चन को नोट करते जाना है। ठीक है। अ, हम लोगों ने सेकेंड जो पार्ट किया था उसमें 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। 31 से आज स्टार्ट करेंगे। ओके। और यहाँ पे आप सभी लोग अपने अपने जो सीरियल वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो अपने अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा इजी हो जाए। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे के कंबाइंड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टाइप किया गया है, इसी वजह से हमने जो जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। लेकिन जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना और क्विज चलता है डेली का, वहाँ पे भी आप लोग अटेंड कर लेना क्विज को। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है हमारे क्या बोल रहे हैं आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे ही आता है तो सभी लोगों को आंसर फटाफट देना जरूरी है। ओके, ताकि आप लोग का जो लेवल है, किस टाइप का आपका तैयारी हुआ है, ये आपको पता चल सके। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी डिकोडर में एन इनपुट लाइंस हो तो, है ना, इनपुट लाइंस कितना है, एन है, तो इसकी आउटपुट कोड कितनी होगी ये पूछा गया आपसे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चंस होता है आता है तो आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। और कौन सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, तो यहाँ पे बताइएगा कि n के पावर 2 होगा, 2 के पावर n होगा, 2 के पावर n माइनस 1 होगा, या फिर 2 के पावर n माइनस 2 होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इनपुट या आउटपुट लाइंस की बात आती है तो वहां पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 के पावर n होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 के पावर n यानी कि बी। अब इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो ये कुछ आपका फिगर दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्या है, इनपुट लाइन है, यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका इनपुट लाइन है। ठीक है, आपको पता नहीं है, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब है कि पता नहीं है इसमें कितने इनपुट लाइन दिए हुए हैं, तो आपके जो आउटपुट लाइन होंगे वो कितने बनेंगे, है ना। तो एन एन होता है, इनपुट लाइन होता है, और 2 के पावर एन करोगे तो जितना कैलकुलेशन होगा उतने आउटपुट लाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल देख लीजिएगा। ट्रुथ टेबल यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपका यहाँ पे इनपुट लाइन कितना दे रखा है, 2, और 2 के पावर अगर आप करते हो, ठीक है, 2 के पावर अगर आप 2 करते हो, ओके, तो 2 के पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो ये जो आपका आउटपुट लाइन है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रुथ टेबल मैंने इसका बना दिया है, आप सभी लोग इसका रिवीजन कर लेना। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आईसी के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि आईसी 7400 में कितने इनपुट नैंड गेट होते हैं। ठीक है, नैंड गेट होते हैं, उसमें कितने इनपुट होते हैं ये पूछ रहा है। हाउ मेनी टू इनपुट नैंड गेट आर देयर आईसी 7400। ठीक है, यहाँ पे दो की बात कर रहा है। ठीक है, और इनपुट लाइन आपने बोला, मैंने बोला था 2 के पावर कितना होगा, एन होगा, तो इनपुट लाइन आपका दे रखा है 2, तो 2 के पावर अगर 2 कीजिएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस तरह से ये दिया हुआ है। नैंड गेट की बात कर रहा है तो ये आपका आईसी है। ठीक है, कौन सा आईसी है, 7400 आईसी है, और इसमें पिन कितने हैं, टोटल पिन इसमें 14 है। और मैंने यहाँ पे सारे देख लीजिएगा डाल दिया है, कौन से गेट पे कौन सा इनपुट है, आउटपुट है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। कभी आपसे पूछे तो वीसीसी जरूर याद करना कि इनपुट जो भी होता है यानी वीसीसी होता है, जो पावर सप्लाई होता है, किस पिन नंबर पर देते हैं, तो 14 पिन नंबर पर देते हैं। ये आपका पिन का नंबर है और इसका वीसीसी इनपुट आउटपुट गेट है। ठीक है, दूसरा आपका तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 4
हो गया है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे नैंड गेट की बात कर रहा है तो क्वेश्चन कभी ऐसे पूछता है कि नैंड गेट जो होता है किन दो गेट से मिलके बना होता है, तो एंड गेट से मिलके बनता है और प्लस एक क्या लगाते हैं, नॉट गेट लगाते हैं। एंड गेट और प्लस नॉट गेट को जब हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं, यानी कि दोनों को जब हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, नैंड गेट बनेगा। ठीक है, और ये इसका देख सकते हो, ये आपका इनपुट आउटपुट दोनों मेंशन किया हुआ है ट्रुथ टेबल के साथ में। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लेना और आंसर आपका इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे सीमॉस की बात कर रहा है। तो सीमॉस कैसा होता है, कल इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था। सीमॉस में आप जानते हैं कि दो यहाँ पे मॉसफेट यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक तो पीमॉस होगा और दूसरा क्या होता है, एनमॉस होता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि सीमॉस लॉजिक फैमिली किस से मिलके बना होता है, तो दो मॉस से मिलके बना होता है। एक तो आपका पी मॉस होगा और दूसरा एन मॉस होगा। ठीक है, पी हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव रहेगा यानी कि ऑन सिचुएशन पे रहेगा, और हमेशा एन रहेगा वो ऑफ सिचुएशन पे रहेगा। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे बन गया। इसमें पूछ रहा है आपसे कि इसका जो पावर कंजम्पेशन यानी कि पावर का जो खपत होता है वो कितना मिली वॉट होता है, ये पूछ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ रहा है, इसमें जो पावर कंज्यूमेशन होगा यानी पावर का खपत होगा, कब खपत होता है, जब ये क्या करता है, ऑन सिचुएशन में करंट यहाँ से क्या होती है, फ्लो करती है। तो करंट क्या होती है, इस तरह से प्रवाहित होगी, तो यहाँ से प्रवाहित होते हुए ये क्या करेगी, इधर जाएगी, है ना, ग्राउंड की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे पावर ऑन होते से लेके और यहाँ से ग्राउंड तक जाते टाइम तक में इसमें जो पावर कंज्यूमेशन होगा यानी कि पावर का खपत होगा, वो पूछ रहा है कि कितना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर पूछ रहा है इसलिए ये क्या होगा, वॉट में होगा। ओके, तो सभी लोग बताइएगा कि कितना होगा इसका आंसर। तो इसमें जो पावर खपत होता है वो होता है 0.01 मिली वॉट होता है। ठीक है, कितना होता है, 0.0 मिली वॉट होता है। यहाँ पे एक चीज और सीमॉस के बारे में बताना चाहेंगे हम कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस होता है, यानी कि जो कितना होता है, हाई होता है। ठीक है, ये चीजें शायद मैंने कल भी बताई थी, तो अच्छे से याद रखना। इनपुट इम्पीडेंस इसका क्या होता है, हाई होता है। दूसरा यहाँ पे अगर सीमॉस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सीमॉस क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है। क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है। ओके, करंट सोर्स। तो ये याद रखिएगा कि सीमॉस कभी पूछा जाए तो इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है। ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है, और इसका जो गेट धारा होता है, ठीक है, गेट धारा कितना होता है, नैनोमीटर में होता है। ठीक है, कितना होता है, नैनोमीटर में होता है, यानी कि इसका नाइजिलेबल माना जाता है, यानी कि नहीं के बराबर। ठीक है, नैनोमीटर मतलब क्या होता है, नहीं के बराबर। ठीक है, नहीं के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो इसमें 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिया है, इसको आप लोग पॉइंट करके लिख लेना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.0 मिली वॉट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आईसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। आईसी 7406 को इन्वर्टर के रूप में, है ना, इन्वर्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कितने नॉट गेट का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जब हम 7406 से आईसी से इन्वर्टर बनाते हैं यानी इन्वर्टर की तरह यूज करते हैं, तो उसमें जो आपका नॉट गेट यूज किया जाता है वो कितने रहते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या वो 2 रहते हैं, 6 रहते हैं, 3 रहते हैं, 5 रहते हैं, तो बताइएगा कि कितने रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो आईसी होता है ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें हमने पहले भी बताया था 14 पिन के होते हैं। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि वीसीसी जो होता है, सोर्स होता है, वो कहाँ दिया जाता है, 14 नंबर पिन पे दिया जाएगा। ग्राउंड आपका कहाँ पे होगा, 7 नंबर पर होगा। तो ये दोनों पिन जरूर याद रखना। ठीक है, अब नॉट गेट की बात कर रहा
है ना, किसकी, नॉट गेट की बात कर रहे हैं। तो नॉट गेट आपके कितने यूज किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 गेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जब आप क्या करते, इन्वर्टर की बात कर रहा है, इन्वर्टर मतलब क्या होगा, नॉट गेट हमेशा क्या करेगा, इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा, यानी कि जब आप पॉजिटिव साइन दोगे तो ये इसको क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा। यानी कि अगर आप क्या करते हो, सर्किट में 1 देते हो तो ये इसको इन्वर्ट कर देगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो होता है ना, जब आपका क्या होता है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी रहती है ना, यानी कि जब हमारे घरों में लाइट रहती है तो ये क्या होता है, ऑफ रहता है इन्वर्टर, ठीक है। लेकिन जैसे ही बिजली क्या होता है, कट जाता है ना, बिजली जब कट जाती है तो ये क्या हो जाता है, ये अपने आप क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। यानी कि यहाँ से सप्लाई जाना तो बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे ये क्या किया, इसको इन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन होता है इन्वर्टर का। तो यहाँ पे ये जो 6 लाइन आपके दिख रहे हैं, सॉरी 6 गेट जो आपके दिख रहे हैं, ये कुछ आपका आउटपुट है। और यहाँ पे जो भी दिया हुआ है तो आप लोग चेक कर लेना। बस यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये था कि आपका जो नॉट गेट होता है इन्वर्टर में, जब यूज़ करते हैं किस आईसी को लेके, 7406 को लेके, तो वहाँ पे 6 गेट का यूज़ किया जाता है। कौन सा गेट, नॉट गेट का, ठीक है, याद रखना। आगे, ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको आप लोगों को सॉल्व करने आना चाहिए और 100% श्योर है ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। यदि अल्फा बराबर 0.99 है तो द्विध्रुवीय जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना, जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए बीटा क्या होगा। If alpha equal to 0.99 then what is beta for bipolar junction transistor, है ना, बीजेटी के बारे में पूछ रहा है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, बीजेटी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, द्विध्रुवीय होता है, यानी कि बाइजंक्शनल होता है ना, बाइजंक्शनल होता है, याद रखना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट वे में याद रखना है, ठीक है। इसके रिलेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपको थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है और गामा क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बीटा निकालना है हम लोग को, है ना। तो बीटा क्या होता है, बीटा बराबर होता है अल्फा, ठीक है। ये होता है अल्फा और बट्टे होता है 1 माइनस अल्फा होता है, यही होता है 1 माइनस अल्फा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो यही चीज़ें आपको वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो बीटा निकालना ही है, तो बीटा को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्फा का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.9, तो 0.9, ओके। अब यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है तो 1 और माइनस अल्फा का वैल्यू है 0.9, तो 0.9 करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप 0.99, ये तो रहेगा, रहने देते हैं, ओके। अब इसको 1 में से क्या करना है, आपको माइनस करना है 0.99। तो आप जानते हैं कि यहाँ से माइनस करने के बाद ये जो आंसर आएगा 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.1, ठीक। अब इसको भाग दीजिएगा दोनों को, तो डायरेक्ट डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका सी हो जाएगा 99, ओके। तो देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रहना है। और फॉर्मूला जब आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी आपको बीटा का वैल्यू पूछ देगा या फिर कभी आपको अल्फा का। जब आपको ये दोनों के बारे में फॉर्मूला याद रहेगा तो एनी हाउ ये सवाल आपका बनना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ये भी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। जो देखो, ट्रांजिस्टर में जो मेन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट आया है, उसको हमने अभी यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फोटोलिथोग्राफी और मास्किंग की टेक्निक का प्रयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए डैश किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ऐसा है ना। टेक्निक ऑफ फोटोलिथोग्राफी एंड मास्किंग आर यूज टू मैन्युफैक्चर ट्रांजिस्टर। जब हम लोग ट्रांजिस्टर को बनाते हैं, वहाँ पे एक दो ऑप्शन का यूज किया जाता है, दो टेक्निक। जो पहला टेक्निक है फोटोलिथोग्राफी और मास्किंग, तो ये दोनों टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं,
ट्रांजिस्टर को बनाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा विधि होता है, इसको हम कौन से विधि के नाम से जानते हैं, क्या वो जंक्शन विधि होता है, ठीक है, या फिर पॉइंट कांटेक्ट विधि होता है, या फिर डिफ्यूजन विधि होता है, या फिर सिलिकॉन प्लानर ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो फोटो लिथोग्राफी होता है और जो मास्किंग टेक्निक होता है, ये दोनों, ठीक है। तो जहाँ पे हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है कि यूज करते हैं जब वहाँ पे, तो हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग का फोटोग्राफी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वफड़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वफड़ कहते हैं, ठीक। तो ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है फोटोलिथोग्राफी में होता है, और इसी के ऊपर क्या लगा होता है, एक प्रोजेक्शन लेंस लगा रहता है, ठीक है, एक शीशा की तरह लगा रहता है। इसके बाद इस शीशा से क्या होता है, यहाँ से आपका प्रतिबिंब बगड़ जाता है, यानी कि जो पिक्चर्स आप दे रहे हो, तो यहाँ पे जो भी छाया प्रतिछाया बनेगा, शैडो, तो ये क्या होगा, आपका आगे बढ़ते हुए जाएगा, आगे बढ़ेगा तो ये प्रॉपर क्या करेगा, यहाँ से अगर आपका लाइट जा रहा है एनीवे, ठीक है, तो ये किसी से क्या होगा कि अगर डायरेक्ट वे में जा रहा है तो वो क्षति पहुंचाने का काफी ज्यादा काम करेगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक लेंस लगाया जाता है, और इस लेंस को ये क्या करता है, पार करता है, ठीक है। और जब ये थोड़ा सा पार करेगा, जैसे कि बहुत ज्यादा पार नहीं करेगा, सेमीकंडक्टर टाइप का होता है, तो यहाँ से ये पार करेगा, पार करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक मास्क लगा होता है ना, मास्किंग टेक्निक। तो यहाँ पे एक मास्क लगा हुआ रहता है, और मास्क जो लगा हुआ रहता है ये क्या करता है, यहाँ पे जो आप क्या करते हो, इम्प्योरिटी वगैरह होती है ना, तो ये एक तरह से क्या करता है, ये इसका रक्षा करता है, मतलब कि बचत बचाता है इसको, है ना, अफेक्टेड होने से क्या करता है, बचाता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर बनाने में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हेल्प करता है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो फोटोलिथोग्राफी होता है ना, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ऐसा, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो फोटोलिथोग्राफी होता है, इसको हम लोग अ, किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग ऑप्टिकल लिथोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट का वर्क हो रहा है। हमने आपको क्या बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट देते हैं, है ना, लाइट देते हैं, इसलिए हम लोग इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑप्टिकल, ठीक है। याद रखिएगा, कभी आपको फोटो लिथोग्राफी के जगह पे अगर ऑप्टिकल लिथोग्राफी दिया जाएगा तो वहाँ पे भी सेम यही कंडीशन होगा, ठीक है, लिथोग्राफी कहते हैं। और दूसरा हम लोग इसको क्या कहते हैं, यूवी कहते हैं, अल्ट्रा वायोलेट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायोलेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स आपको डिफ्यूजन जंक्शन मेथड यानी विसरण जंक्शन विधि में किया जाता है, जब हम लोग ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं, ट्रांजिस्टर को बनाते हैं, तो ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन जंक्शन मेथड, ओके। ये फिगर है आपका इस तरह से, ठीक है। मुझे बहुत सारा फिगर दिखा, लेकिन समझ नहीं आया कि आप लोग को कैसे इसको बताया जाए, इसलिए ये डायरेक्ट डाल दिया है मैंने, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस, है ना, सी बी कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट प्रतिबाधा, यानी कि आपका जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, यानी कि द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज डैश, हाई होता है, मीडियम होता है, लो होता है, या फिर जीरो के बराबर होता है, जिसको हम लोग नन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, मेरे ख्याल से लग रहा है सभी लोग को बताना चाहिए। ये आपका कॉमन बेस है, देखो ध्यान से देखना, जो भी अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, चाहे वो कॉमन बेस होगा, तो वहाँ पे अर्थ कौन से टर्मिनल को किया जाएगा, तो हमेशा कॉमन बेस अगर रहेगा तो यहाँ पे अर्थ कौन सा होगा, यहाँ पे अर्थ किया जाएगा बेस को, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका कॉमन एमीटर पूछेगा, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, तो वहाँ पे आपका कौन सा ई जो होगा वो अर्थ किया जाएगा, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर जब आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, तो कॉमन कलेक्टर में हमेशा कौन सा, सी आपका, यानी कि कलेक्टर जो होगा वो क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा। तो आप याद रखना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछा जाता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन में किस टर्मिनल को ग्राउंड किया जाता है, ये ध्यान रखना, तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉमन बेस है, जहाँ पे आपका ये बेस को क्या किया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये फिगर देख के आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। कभी आपसे फिगर दे देता है और वहाँ पे पूछता है कि आपको बताना है कि ये फिगर किस कॉन्फ़िगरेशन को
बताता है। तो अगर ये तीन टर्म्स याद हैं तो आप आराम से फिगर को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया है कि इसमें आपको बताना है कि जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है ये क्या होता है, हाई होता है, लो होता है, मीडियम होता है या फिर जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा फटाफट से क्या होता है। कॉमन बेस है, तो कॉमन बेस में हमेशा क्या रहेगा, जो आपका आउटपुट इम्पीडेंस होगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब यहाँ पे हम आगे जब चलेंगे तो आगे हम आपको बताएंगे कि कॉमन बेस में और क्या क्या चीज़ें होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे वाले क्वेश्चन में है तो वहाँ पे डाल दी हैं, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। जब सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में सही ढंग से अभिनीत किया गया है तो सामान्य उत्सर्जन विन्यास का मान लगभग कितना होगा। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, देखो बाकी चीजों पे ध्यान मत दो, बस आपको ध्यान देना है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर पे। ओके, तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का जो क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन जब यूज़ करते हैं, तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन जो ट्रांजिस्टर होता है इसका क्या होता है 0.7 होता है, ठीक है। क्या होता है 0.7 होता है। और अगर यहीं पे रेजिस्टेंस की बात कर दी जाए तो क्या हो, सॉरी, यहाँ पे अगर एल्युमिनियम की बात कर दी जाए तो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर यानी सिलिकॉन का यूज़ करेंगे किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए तो उसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या होगा 0.7 होगा, ठीक है। अगर इस सिलिकॉन की जगह एल्युमिनियम होता तब यहाँ पे क्या होता है 0.3 होता है, किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। ये याद रखना। इसको हम लोग इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का आप इसको कह सकते हो कि ये क्या होता है थ्रेशोल्ड या बैरियर वोल्टेज भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरियर वोल्टेज भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी हम कहते हैं। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि सिलिकॉन जो मटेरियल यानी सिलिकॉन होता है उसका बैरियर वोल्टेज क्या होता है या थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, तो 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे अगर आपसे क्या पूछा गया है, कॉमन इमीटर, है ना, क्या पूछा गया है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन और करंट गेन, ठीक है, क्या वोल्टेज गेन और जो आपका क्या होता है इसमें जो करंट गेन होता है यानी कि करंट गेन यानी कि आईसी, ठीक है, सॉरी आईए, ये दोनों क्या होता है, हाई होता है। याद रखना क्या होता है, हाई होता है। ओके, कॉमन इमीटर। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। इनपुट इम्पीडेंस लो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। क्या होता है, हाई होता है। तो ये सारी चीज़ें आपका याद रखने वाला है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत बार और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखो कभी कभी भी ट्रांजिस्टर आपके हाथ में अगर ये पकड़ा दिया जाए और बोला जाए कि ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है तो आपको याद रखना है ये कैसा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है और एक और भी है इस तरह का होता है, ठीक है। तो याद रखना है ये दोनों आपके कौन से ट्रांजिस्टर में आते हैं, सिलिकॉन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 39 पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ये देखिएगा फिगर, यहाँ से पूछा गया है कि उत्सर्जक अनुगामी विन्यास का उपयोग करके किसके लिए मतलब बनाया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज एन एमीटर फॉलोअर। एमीटर फॉलोअर किसको कहते हैं, कॉमन कलेक्टर को कहते हैं, ठीक है। एमीटर फॉलोअर, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो एमीटर फॉलोअर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कलेक्टर कहते हैं, या कॉमन कलेक्टर को ही हम क्या कहते हैं, एमीटर फॉलोअर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो आपको सभी को बताना है कि किसके लिए यूज किया जाता है। ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए क्यों किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस इसका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा
हाई होता है ना, क्या होता है, हाई होता है। और यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, लो होता है, जिसके कारण से इसको हम लोग इनपुट इम्पीडेंस मैचिंग के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फिगर आप देख सकते हो, ये फिगर जब भी आपको दिखे तो समझ जाना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर फॉलोअर कहते हैं। ये आपके लिए वीवीआई होगा। ठीक है, और ट्रांजिस्टर से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और डेफिनेटली इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, पक्का श्योर है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है, एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर विन्यास में धारा अनुपात यानी कि करंट रेशियो आई सी बटे क्या है, आई बी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, बीटा कहते हैं, गामा कहते हैं, या थीटा कहते हैं। ठीक है, तो बताइएगा, यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, आई सी बटे बोल रहा है आई बी। ठीक, अब इसमें चेक करना है आपको कि कौन सा टर्म नहीं है, आई ई टर्म नहीं है ना, क्या नहीं है, आई ई टर्म नहीं है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, आई ई टर्म नहीं है, तो मतलब यहाँ पे आई ई है। और आई ई किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई ई किसको कहते हैं, सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आई ई किसको कहते हैं। ठीक है, आई ई किसको कहते हैं, तो आई ई हम लोग कहते हैं अल्फा को। ठीक है, आई ई किसको कहते हैं, अल्फा को कहते हैं। तो आई ई जब भी निकालना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अल्फा निकालना होगा, है ना। ठीक है, क्या होता है, अल्फा। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बराबर आई सी बट्टे आई ई। ठीक है, अल्फा बराबर आई सी बट्टे आई बी। ओके, क्लियर है। तो ये चीजें ना आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि इसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, अल्फा कहते हैं। ओके, यहाँ पे कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर सारा का हमने यहाँ पे डाल दिया है। जो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम यहाँ पे फिगर के थ्रू डाल देंगे, आप लोग याद कर लेना। कॉमन बेस का, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर का, इसका वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ये सारा चीज हमने यहाँ पे डाल दिया है, और नोट करके जरूर से जरूर याद करना। ओके, नेक्स्ट, कॉमन कलेक्टर विन्यास आधारित एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन कितनी होती है, यानी कि द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर बेस्ड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन विल बी, 0 के बराबर होती है, 1 से कम होती है, 50 से 10 से 50 तक होती है, 1 से बड़ा होता है ना। तो याद रखना कि यहाँ पे कॉमन कलेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर में हमेशा क्या रहता है, यहाँ पे वोल्टेज गेन। ठीक है, वोल्टेज गेन क्या रहता है, 1 से कम रहता है, यानी कि लेस देन 1। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है, कॉमन कलेक्टर, तो ये चीजें आपको दिखाई दे रहा होगा कि वोल्टेज गेन जो होता है ये क्या होता है, लो होता है। और लो का कंडीशन जब भी आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, लेस देन 1 होगा। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, वो कितना था, लेस देन 1, मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, या फिर 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग वैल्यू अगर कभी पूछे तो याद रखना, अगर आपको ऐसे इस तरह से पूछे तो आप लोग याद रखना ऐसे भी। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपका ये वैल्यू आएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछ रहा है, एक ट्रांजिस्टर का बीटा। ठीक है, अभी वहां पे अल्फा पूछ रहा था, बीटा, बीटा कितना दे रखा है, 200। यदि कलेक्टर करंट, करंट दे रखा है 15 मिली एम्पियर। ठीक, अब यहाँ पे आपको बेस करंट पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, सभी लोग फटाफट आंसर कीजिएगा कि बेस करंट कितना होगा। ओके, तो पहले हम लोग चलते हैं इसके फॉर्मूला पे। फॉर्मूला आपका क्या होगा, आपको पता है कि बीटा बराबर क्या होता है, आई सी बट्टे, सॉरी, आई सी बटे क्या होता है, आई बी होता है ना, क्या होता है, आई बी होता है। ओके, और यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है, इसलिए आईसी को हम लोग बाहर लेके आते हैं। ठीक है, आईसी को जब बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, जो मिली एम्पियर कलेक्टर करंट दे रखा है वो यहाँ पे वैल्यू करेंगे 15, और मिली एम्पियर में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करेंगे अगर, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3 में आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एम्पियर। ओके, अब यहाँ पे आई बी,
तो आई बी निकालिए। चलिए ये हो गया आपका आई बी। ओके, तो इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इधर आते हैं, तो आपका बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 200, तो हम लोग लिखेंगे 200 और इक्वल कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, गुने कितना है 10 के पावर -3 और आई बी निकालना है तो आई बी। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद आप ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और गुने 10 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर 200 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से याद रखना कि अगर ये दो वैल्यू आप यहाँ से काटते हो तो यहाँ से क्या होगा कि 2 0 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया और ये 0 कट गया। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से कैंसिल करोगे यानी कि भाग दोगे तो इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा 075। ठीक है, और यहाँ पे मिली एम्पियर दे रखा है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मिली एम्पियर। आप इसको काटो या फिर नहीं काटो, रहने देना, मिली एम्पियर है तो आप यहाँ पे 10 के पावर -3 रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 15 से 200 का भाग कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 0.075। ओके, एमीटर फॉलोअर के इनपुट आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस क्या होता है। एमीटर फॉलोअर आप जानते हैं कॉमन कलेक्टर को कहते हैं। ठीक है, एमीटर फॉलोअर का फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट वे में देख लेते हैं, कॉमन कलेक्टर को कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे कॉमन कलेक्टर है ना, तो क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस इसका 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीट सिंक से रिलेटेड है। देखो ये हीट सिंक जो है ना, ये कुछ आपका ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका एक हीट सिंक का है जो कि आपका कंप्यूटर में आप लोग को देखने को मिला होगा, है ना। तो इसको अगर देखोगे तो ये आपको कंप्यूटर में लगा एक फैन होता है जो कि क्या करता है उसके सीपीयू को ठंडा करता है ना, उसके हीट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे यही काम कर रहा है। ये क्या होता है एल्युमिनियम का बना होता है। ओके, जब आपका क्या होता है काफी ज्यादा यहाँ से हीट होता है, जब हमारा जो सिस्टम होता है ये जब क्या करता है वर्क करता है यानी ऑपरेशन होता है जब इसके अंदर, ठीक है, तो प्रॉपर वे में करंट का फ्लो काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है सर्किट में या फिर जो सिस्टम वहाँ पे हीट बहुत ज्यादा क्या होता है बाहर फैलता है। तो जब हमारा ये हीट सिंक लगा होता है ये क्या करता है उस करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि उसके हीट को अपने अंदर क्या करता है इस तरह से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि इसका जो आपका पावर ट्रांजिस्टर जो होता है हीट सिंक का वो किस मेथड पर काम करता है ना, क्या होता है किस मेथड पे काम करता है। वेल्डिंग नहीं होगा, टेपिंग नहीं होगा। टेपिंग मतलब आप जानते हैं किसको क्या करना साटना यानी चिपकाना, वो भी नहीं होगा। ये आपका क्या हो जाएगा बंधन विधि हो जाएगा यानी कि फास्टिंग मेथड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा इस फिगर को। नेक्स्ट यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पावर गेन यानी बहुत ज़्यादा पावर गेन अगर चाहिए आपको तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। पावर पावर गेन मैक्सिमम अगर चाहिए तो किस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ कर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर या फिर इसमें से कोई भी नहीं, है ना। यहाँ पे अगर आप देखिएगा इस पैरामीटर्स को तो यहाँ से आपको समझ में आएगा क्या पूछ रहा है आपका पावर गेन। तो हम लोग यहाँ से चेक करते हैं पावर गेन। पावर गेन सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना, कॉमन कलेक्टर का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पावर गेन हमेशा किसका होता है, सॉरी हाई पूछ रहा है ना, मैक्सिमम पूछ रहा है ना। तो मैक्सिमम यहाँ पे किसका दिख रहा है, मैक्सिमम इसका दिख रहा है आपका कॉमन कलेक्टर का। कॉमन कलेक्टर का पावर गेन पूछ रहा है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एमीटर का होगा। ओके, थोड़ा सा हम भी आज कंफ्यूज हो गए, ठीक ना। तो यहाँ पे कॉमन एमीटर का हो जाएगा पावर गेन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका हाई। हम यहाँ पे मिनिमम सोच रहे थे इसलिए मेरे से भी रॉन्ग हो रहा था। ठीक है, मैक्सिमम पावर गेन पूछ रहा है ना, तो ये किसका हो जाएगा आपका कॉमन एमीटर का।
ठीक। तो यहाँ पे जितने भी आपके पॉइंट दिए हुए हैं, पैरामीटर दिए हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार हमने पीछे भी डाल दिया है। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, 100% क्वेश्चन आपसे ये पूछे ही जाएंगे। ओके, तो ये आज का क्लास था। नेक्स्ट कल हम लोग पार्ट 4 में मिलेंगे, 45 से आगे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। कल मिलते हैं, टेक केयर।